ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ड्रॉप सर्विसिंग के लिए मास्टर होना पड़ेगा किसी भी सर्विस के अंदर। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि भाई रुको मैं पूछ के बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी या क्या है। ये तो देखो मार्केट के अंदर आपको भी पता है फ्रीलांसर कितने अच्छे से काम करते हैं। तो ये बेसिक 2-3 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप अपने लिए लीड जनरेशन कर सकते हो। या सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वो लगभग 400 से $500 का भी ईजिली मिल जाता है। Drop servicing looks interesting. Please create a video on this. Evil emoji, love emoji. ये कमेंट था एक व्यूअर का हमारे लास्ट वीडियो पे। मज़ेदार तो है। आफ्टर ऑल आपको किसी भी पर्टिकुलर स्किल में मास्टर नहीं होना है, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से पूरा बिजनेस मैनेज हो सकता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। लाइक इट्स चेरी ऑन द केक टू मेक 50 to 70% मार्जिन वाइल डूइंग ऑलमोस्ट नथिंग। बाय द वे, एक स्किल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को रन करने के लिए, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट ड्रॉप सर्विसिंग फ्रॉम 0 to 1। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी using this model. This video is longer than usual, so watch till the end. First of all, let's understand what drop servicing actually is. Imagine you have a friend named Sekhar who is really good at graphic design. Sekhar can create beautiful logos and graphics and enjoy doing it. Now there is another person named Raju who has started a restaurant business and wants a professional logo for his restaurant but doesn't have the design skills. That's where drop servicing comes into play. You can act as a middle person between Sekhar and Raju. You speak to Raju and understand his requirements for the logo design. Then you approach Sekhar and ask if he can create a logo for Raju's restaurant. Once Sekhar completes the logo design, you deliver it to Raju and charge him a fee for the service. You then pay a portion of that fee to Sekhar for his graphic design skills. In this way, you earn a profit by connecting Sekhar's talent and Raju's need. Drop servicing can be applied in various services, not just graphic design. For instance, it could be connecting Aviral, who is an excellent website developer, with Sonam, who needs a website for her business. By facilitating this connection and handling the coordination, you can make money for your services as a middle person. The key concept of drop servicing is identifying people who are skilled in specific services and connecting them with individuals or businesses that requires those services. It's like being a facilitator or connector between the service providers and the clients. Now you might be thinking where to start, what should be my first step? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे फ्रेंड हिमांशु देंगे, जिन्हें आपने थंबनेल पर भी देखा है. He is running an agency where he is making more than 3 lakhs a month with this exact method. Over to you, Himanshu. देखो, अगर हम ड्रॉप सर्विसिंग के स्टेप्स की बात करें तो ये मल्टीपल स्टेप्स प्रोसेस है। इसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहले हमें क्लाइंट को एक्वायर करने से पहले डिसाइड करना होता है कि हमें किस सर्विस पे काम करना है। ठीक है, आप जिस सर्विस के अंदर आपको नॉलेज है, जिसका आपको प्रीवियस नॉलेज है, जिसके बारे में आपको बेसिक्स भी पता है, वो इनफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ड्रॉप सर्विसिंग के लिए मास्टर होना पड़ेगा किसी भी सर्विस के अंदर। अगर आपको लगता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक्स पता है कि कैसे ये काम होता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब भी आप फ्रीलांसर को एक्वायर करोगे, ठीक है, काम देने के लिए या फिर प्रोजेक्ट लोगे किसी भी क्लाइंट के साथ में डील करने के लिए, तो वो अगर आपसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछता है क्लाइंट, तो आपको एटलीस्ट उसका नॉलेज होना चाहिए ना। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि भाई रुको मैं पूछ के बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी या क्या है। अगर आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया तो आपका क्लाइंट आपसे जाएगा। ठीक है, रही बात फ्रीलांसर से काम करवाने की, तो देखो मार्केट के अंदर आपको भी पता है फ्रीलांसर कितने अच्छे से काम करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे भी बता सकते हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि सामने वाले को इतना नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं जब उसका मन नहीं होता काम करने का, या उसको डिले करना है, या पेमेंट का कुछ भी इशू है, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि सर इसमें ये इशू आ रहा है तो इसमें इतना टाइम लगेगा। अगर आपको जेन्युइनली पता है कि भाई उस चीज़ के अंदर इतना टाइम लगना है, तो आप सामने वाले को बोल सकते हो भाई ये तेरा काम 3 घंटे का है, ठीक है, इसको 2 दिन नहीं लगने चाहिए, तो वो सामने वाला भी उस हिसाब से काम करेगा। तो इसलिए बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, अब रही बात ये प्रोसेस क्या क्या है, ड्रॉप सर्विसिंग कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो लीड जनरेशन है, सर्विस डिसाइड हो गई। लीड जनरेशन के लिए आप सिंपली गूगल का यूज़ कर सकते हो। गूगल के ऊपर आप जो भी आपकी सर्विस आप देना चाहते हो, ठीक है, आप जैसे मान लीजिए अमेरिका को आप करना चाहते हो टारगेट, जिसके वहाँ के क्लाइंट लेना चाहते हो, तो सिंपली आपने जैसे रेस्टोरेंट के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आपने सोचा कि भी आप इनका काम करोगे, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर गूगल पे जाओ, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, yelp.com हो गई, या फिर और भी जैसे अपने इंडिया के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो
जस्ट डायल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जस्ट डायल भी एक लोकल जॉब का या फिर अपने बिजनेस का एक सर्च इंजन है। वैसे वहाँ के लोकल भी अमेरिका और के भी सर्च इंजन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ के एरिया के वाइज रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करना है। उसके अंदर आप उनके सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, वेबसाइट है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, सब आपको वहीं मिल जाएगा। आप उसमें से जाके देख सकते हो कि भाई आपके लिए सूटेबल कौन सा रहेगा, या फिर जिसको काम की ज़रूरत है आप जाके उनको डायरेक्ट उनके ईमेल से कोल्ड ईमेल कर सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट पे डायरेक्ट कोल्ड मैसेज कर सकते हो, उनको डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, या फिर उनको आप कॉल भी कर सकते हो। तो ये तो प्रोसेस हो गया गूगल के थ्रू एक्वायर करने का। रही बात सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्ट उनको डीएम कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं, तो आप उनका रिप्लाई करके कमेंट के अंदर या फिर उनको पर्सनल डीएम में लेके आप अपना काम दिखा सकते हैं, पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं एंड अपने सर्विस के लिए पिच कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फेसबुक ऐड भी चला सकते हो। तो ये बेसिक 2-3 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप क्लाइंट के लिए अपने लिए लीड जनरेशन कर सकते हो। अब लीड जनरेशन के बाद में क्या रहता है, क्लाइंट को एक्वायर करने से पहले वो आपसे आपका प्रीवियस काम मांगेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो ओबियसली आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप जीरो से आप काम करोगे और उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे पास प्रीवियस नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको 15 दिन का, 1 महीने का, 7 दिन का, जो भी आपको सूटेबल लगे आप फ्री ट्रायल दे सकते हो। आप उनको बोलो आप मेरा काम चेक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू करिएगा। तो ऐसे करके आप बिना पोर्टफोलियो के भी क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। आप मान लीजिए क्लाइंट को आपकी डील पसंद आ गई, आपके जो भी प्राइजेज़ है सर्विस के वो भी पसंद आ गई। आपने सबसे पहले क्लाइंट के साथ पेमेंट की जो टर्म्स है वो डिस्कस करनी है कि 100% एडवांस दे रहा है या 50% दे रहा है, या जो भी है, ठीक है। मैं एटलीस्ट यही कहूँगा कि आप 100% के लिए जाएँ, नहीं तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप 50% भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका पेमेंट गेटवे है, चाहे वो ट्रांसफरवाइज है, स्ट्राइप है, पेपल है, उसके थ्रू पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेनी है। उसके बाद में पेमेंट आपने ले ली, मान लीजिए आपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए ही एक क्लाइंट को एक्वायर किया था, ठीक है। फिर आप क्या करिए, जो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं आप चाहें तो उनके थ्रू फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं, चाहे वो फाइवर है, अपवर्क है, या फिर freelancer.com है, या फिर आप अपने जो आसपास के, जैसे आपके कोई नोन में हो सकते हैं फ्रीलांसर, ठीक है, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि भाई ये काम करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, उनके साथ थोड़ा सा अपने को ट्रस्ट का ज़्यादा रहता है कि भाई अपने उनको जानते हैं, या फिर वो अपने किसी नोन के रिलेटिव हो सकते हैं या कलीग हो सकते हैं। तो आप सिंपली उनको भी आप काम के लिए मना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर आप सोशल मीडिया मैनेजर लिखोगे तो आपको बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर मिलेंगे। आप उनका पोर्टफोलियो चेक कीजिए, आप उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, आप उनके साथ प्राइस डिस्कशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके जो काम करने के लिए लायक हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्लाइंट से लिए हैं $500, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपको 200, 250 या $300 के अंदर आपको पर मंथ का करके दे दूंगा, ठीक है, मैनेजमेंट। तो आपने उनका काम देख लिया, आपको पसंद आ रहा है, तो आपने क्लाइंट के जो भी क्रेडेंशियल आपने लिए थे मैनेजमेंट के लिए आप वो लेंगे। आप हो सकता है कि भाई बीच में कम्युनिकेशन गैप ना आए क्लाइंट और फ्रीलांसर के बीच में, तो आप एक, अगर वो सामने वाला बंदा ट्रस्टेड है तो आप एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना सकते हो। जो फ्रीलांसर है उसको, जो सामने वाला क्लाइंट है, आप उसको ये बोल सकते हो कि ये मेरा टीममेट है, ये आपको असिस्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो सामने वाला क्लाइंट है उसको ये नहीं लगेगा कि भाई इसने किसी और फ्रीलांसर को हायर किया, वो आपको एक एजेंसी समझ रहा है या जो भी है, वो आपके एज ए फेस काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसको फ्रीलांसर ही ऐसे हायर करना होता डायरेक्ट, तो वो कहीं से भी उठा सकता था। तो सिंपली आपने क्लाइंट को वहाँ से कर लिया, और बंदा देखो ट्रस्टेड होना चाहिए आपका जो सामने वाला फ्रीलांसर है। होता ये है कई बार मार्केट के अंदर कि आपने 1 महीने तो उसको काम दिया, नेक्स्ट महीने वो किसी दूसरे आईडी से या अपने किसी फ्रेंड के थ्रू सामने वाले क्लाइंट को उससे कम प्राइस के अंदर पिच कर देता है कि भाई मैं आपका इतने कम प्राइस के अंदर ये काम करके दूंगा। तो क्लाइंट क्या करता है, आपसे मूव होकर दूसरे वाले के पास चला जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने लीड जनरेशन किया, क्लाइंट एक्वायर किया, फ्रीलांसर ढूंढा, उसको प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट के अंदर जब आप दे रहे हो तो फ्रीलांसर के साथ भी पेमेंट टर्म्स आपको ऐसा रखनी है कि आपको 50% पहले देनी है, 50% काम की बात देनी है। या ट्राई कीजिए कि अगर वो सबसे लास्ट के अंदर ही पेमेंट मांगता तो सबसे बढ़िया। Now to get those clients to work with you, you may want to create your profile on platforms like Fiverr and Upwork to let the people discover you. You can act as a freelancer, and once you close the deal, you can pass it on to the other freelancers. And to establish your credibility, I recommend creating an account on Trustpilot and Google My Business so that your client can leave a rating and review about your work in there, which makes it easier to close your next client. You can also create a website for your agency where you can list your services and starting price along with some clients testimony. Your website and Google My Business will help you to build your presence on Google search, which is by the way a great way to get free organic leads. अब पैसों की बात करते हैं हिमांशु, आपका इसमें कितना % कट रहता है, या ड्रॉप सर्विसिंग में इन जनरल कितना मार्जिन होता है?
इसके अंदर फिक्स अपने कोई भी परसेंटेज की बात नहीं कर सकते, मार्केट के जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसके अलावा आपने जो फ्रीलांसर को जो हायर करा इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपने चाहे अपनी बार्गेन स्किल्स के साथ करा या कैसे भी, तो जो बीच का मार्जिन है वो आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो लगभग 400 से $500 का भी इजीली मिल जाता है आपको। यूएस के या फिर यूरोप कंट्रीज़ के जो क्लाइंट हैं वो आपको आराम से दे देंगे, लगभग ये 40-45 हज़ार हो गया। इंडिया के अंदर आपको एक ढंग का सोशल मीडिया मैनेजर अगर आपने देखे तो वो लगभग 12,000 से लेकर 20,000 में मिल जाता है। और अगर आपका क्लाइंट का थोड़ा ज़्यादा ही काम है तो वो आपको 30,000 तक आराम से करके दे देगा। तो भी आप देख सकते हैं कोई 40,000 आपको क्लाइंट दे रहा है, 20,000 आप सामने वाले को दे रहे हैं, तो 20,000 मतलब 50% तक आपको मार्जिन बच रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर अपने बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट के केस में तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए क्लाइंट से आपने लिए 40,000 के आसपास, ठीक है, $500 का आपने प्रोजेक्ट लिया उससे वेबसाइट डेवलपमेंट का, आप सामने ई कॉमर्स वेबसाइट देनी है तो 30 से 35 हज़ार एक वर्डप्रेस की ई कॉमर्स साइट का खर्चा आता है जो फ्रीलांसर लेते हैं अपने से। तो आपके पास प्रॉफिट बचा 5 से 10 हज़ार के बीच में। तो इस हिसाब से आपने पहले डिसाइड करना है कि भाई आपने किस सर्विस में काम करना है, आपके पास फ्रीलांसर कौन सा है, वो किस प्राइस पे काम कर रहा है। आपका जो भी मार्जिन है वो प्रॉफिट है वो क्लाइंट नहीं, वो आपका सामने वाला फ्रीलांसर निकाल के देने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो आप। मतलब आपने एक तो सबसे बड़ा अगर हाई टिकट क्लाइंट ले लिया है तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने $1,000 या उससे प्लस का आपने क्लाइंट लिया है, ठीक है, और वो भी रिकरिंग के अंदर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ईजिली बढ़िया से बढ़िया कम प्राइस वाला मानो या आप थोड़ा ऊपर भी उसको दे रहे हो तो भी फ्रीलांसर अगर आप हायर कर रहे हो ऐसा तो भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होने वाला है। दिक्कत तब आती है जब आपने क्लाइंट भी आपने थोड़ा कम बजट के अंदर लिया, लो टिकट क्लाइंट है, सामने वाले को भी आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ रहा है फ्रीलांसर को, तो उसमें मार्जिन बहुत कम बच जाते हैं और उतना आपका वो सिर दर्द का काम बन सकता है। जैसे क्लाइंट भी कई बार ऐसा रहता है उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं रहता, दिमाग ज़्यादा खाते हैं वो, ठीक है, और फ्रीलांसर भी है वो भी काम के अंदर डिले करता आ रहा है, बहाने मार रहा है या जो भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसके कारण आपका जो मान लीजिए आपके 5,000 बचने पूरे महीने की आपकी हेडेक हो रही है तो उसका वो सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप 5-5 हज़ार मार्जिन पे भी काम कर सकते हो। अगर आपने 5 क्लाइंट भी ले लिए तो भी इनफ है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा मार्जिन डाल के काम करें, ठीक है। क्लाइंट आपका हाई टिकट होना चाहिए, फ्रीलांसर आपका एक अच्छे प्राइस के अंदर होना चाहिए। फ्रीलांसर ट्राई करें आप इंडिया के ही लें, ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो। It may sound average margin, but it's great when you keep closing new clients over time. By the way, जिन्हें नहीं पता है, ईशान शर्मा ने जो 1 करोड़ का रेवेन्यू किया था, they use this exact method at MarketUp. This year we did about 1 crore in revenue, which comes out to about 8 to 9 lakhs per month. अब भाई बिजनेस है तो चैलेंजेस तो होंगे, राइट। तो हिमांशु भाई ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हो और द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस्ड इन दिस बिजनेस? इस इंडस्ट्री के अंदर अगर अपने चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको अच्छा फ्रीलांसर अगर नहीं मिलता है, मतलब आपको जिससे काम करवाना है वो अगर ढंग का बंदा नहीं है तो प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी इशू होगा। अब सीन ये है कि जो क्लाइंट है वो आपको जानता है ना कि आपके फ्रीलांसर को, ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपका फेस या आपकी कंपनी का नाम यूज़ हो रहा है। अब आपने क्लाइंट ले लिया और सामने आप क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो आपका नाम खराब हो रहा है इन द एंड मार्केट के अंदर, ठीक है। जब क्लाइंट का किसी का अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहता है ख़राब तो वो एक को नहीं वो 10 लोगों को बताएगा। अच्छा रहता है तो वो इन द केस आपको 2-3 लोगों को रिकमेंड करेगा, लेकिन अगर वो ख़राब रहता है तो वो हो सकता है सोशल मीडिया पे भी डाले कि भाई इस बंदे से काम ना करें, मेरे साथ ये इशू हुआ या जो भी है, वो हो सकता है आपको फ्रॉड का नाम भी दे दे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, क्वालिटी वाला काम करना है, इसलिए आपको ढंग के बंदे लेने पड़ेंगे फ्रीलांसर, ठीक है। तो उनकी पहचान करने के लिए देखो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे इन लोगों के साथ में, और आपको ट्राई यही करना है, मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ, आपको अपने नॉन मतलब जो भी हैं उनके थ्रू आपको फ्रीलांसर देखने, अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो भी आपके नेटवर्क में ऑलरेडी है। फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, फाइवर पे आपको डेफिनेटली बंदे मिलेंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी का जो भी अगर कोई इशू आता है तो भाई उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, है ना। तो फाइवर वाले भी उसमें कोई आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, हो सकता है बस पेमेंट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो भी काम नहीं आएगा इसके अंदर। और देखो इस इंडस्ट्री के अंदर स्कैम बहुत सारे होते हैं, स्कैम दोनों साइड से हो सकते हैं, फ्रीलांसर के साइड से भी हो सकता है और क्लाइंट के साइड से भी हो सकता है। अभी क्या सीन हो रहा है कि लीड जनरेशन जब आप करने जाते हो तो बहुत सारे आपको लीड जनरेशन के टाइम पे ऐसे सारे लोग मिलते हैं जो कि पेपल के थ्रू या फिर किसी और मेथड के थ्रू, जैसे अभी एक सिस्टम चला है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर रेस्टोरेंट के क्लाइंट बन के आते हैं, मतलब लीड आती है कि हमें रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना है, हमारा प्रोजेक्ट अभी अपकमिंग है, अभी मतलब हमने लॉन्च नहीं करा, लेकिन हमें हमारी साइट के बनने से पहले, रिनोवेशन के होने से पहले हमें अपना हमारा ये सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करवाना है, तैयार करवाना है या वेबसाइट बनवानी है। तो फिर वो बोलेंगे कि भाई हम पेमेंट जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ चेक के थ्रू करेंगे, मतलब लोकल जो पेमेंट मेथड है जो अमेरिका और साइड ही चलते हैं वहाँ करेंगे। फिर आप क्या करोगे, आप अपना कोई अल्टरनेट रिलेटिव ढूंढोगे कि भाई जिसके अकाउंट में आप चेक के थ्रू उसके बैंक के अंदर डायरेक्ट पेमेंट करवा सकें।
इसके अंदर होता ये है, वो कई बार क्या करते हैं, वो ज़्यादा पेमेंट जानबूझ के उसके अंदर डिपॉजिट करवाने का ट्राई करते हैं या चेक बाउंस का करवाते हैं। कैसे भी करके वो इन द एंड लास्ट में स्कैम का रूप ले लेता है, जिसके अंदर आप फंस जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड होता है। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था। सामने वाले ने बोला कि मैं आपको $500 का जो पेमेंट है वो करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लाइंट मतलब सामने से उसको लग रहा था कोई डन हो चुका है। सामने वाले ने गलती से $2000 भेज दिए। गलती से क्या, वो इंटेंशनली था, उसने $2000 भेज दिए। पेपल में ये सिस्टम है कि वो होल्ड भी कर लेता है पेमेंट, और अगर वो क्लाइंट बोलता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ या मेरे सर्विस प्रॉपर नहीं मिली है, तो पेपल क्या करता है, सामने वाले को रिफंड दे देता है सर्विस का। वो पेमेंट आपके अकाउंट में आई भी नहीं थी, उससे पहले वो निकल जाती है। अब होता ये है कि सामने वाले ने बोला कि भाई मैंने आपको गलती से $2000 भेज दिए हैं, कृपया करके आप मुझे $1500 जो मेरे हैं वो वापस कर दीजिए, $500 आप रख लीजिए। अब सामने वाले की जो पेमेंट है वो एज ए क्लाइंट उसने भेजी थी आपको, ठीक है, तो पेपाल के पास वो ऑलरेडी स्टोर है। आप सोचते हैं चलो ये पेमेंट तो मेरे पास मेरे अकाउंट में आ ही जाएगा, मैं $1500 क्यों ना मैं मेरी साइड से क्लाइंट को भेज देता हूँ, क्योंकि क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए, वो इम्पेशेंट हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आप अपने अकाउंट से $1500 या $1000 जो भी उसका बीच का रहता है वो आप उसको भेज देते हो। आपकी साइड से वो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें सेलर थे, तो वो पेपाल है वो सामने वाले के अकाउंट में कर देता है। उसके बाद में क्या रहता है, वो सामने से जो क्लाइंट था जिसने $2000 भेजे थे, वो उसमें रिफंड मार देता है। वो बोल देता है, वो एक टिकट रेस कर देता है, इशू रेस कर देता है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे करके स्कैम हुआ या फ्रॉड हुआ, मुझे सर्विस नहीं मिली। तो उस सीन में क्या होता है, जो पेपाल है वो आपके $2000 भी रोक लेता है, आपके अकाउंट में आने से पहले वो सामने वाली पार्टी को रिफंड कर देता है। अब हुआ ये $2000 भी गए आपके, जो उसने भेजे थे $500 मिल रहे थे, 1500 वो, प्लस आपने 1500 उसको ऑलरेडी भेज चुके हो। इस केस के अंदर आपके साथ स्कैम ही हुआ है ये, ठीक है, आपको उसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। अब उसके अंदर आप फिर टिकट खेलते रहिए, पेपाल के साथ में मेल सपोर्ट करते रहिए, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपके साथ स्कैम हुआ। तो इस टाइप के स्कैम से अपने को बच के रहना। जरूरी नहीं है कि सामने अगर आपको कोई भी ऐसे लीड मिल रहा है तो वो आपका क्लाइंट ही निकलेगा, हो सकता है वो आपके साथ फ्रॉड करके जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। इसके अलावा अगर अपने बात करें और चैलेंजेस की, प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले बहुत किया जाता है फ्रीलांसर के थ्रू। आपने फ्रीलांसर हायर कर रखा था, वो बहाने पे बहाने मार रहा है। आपका जो टाइम था क्लाइंट से, आपने 7 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने सामने वाले से क्लाइंट को बोला कि भाई मैं आपका प्रोजेक्ट 15 दिन में करूँगा, आपने फ्रीलांसर को बोला भी मुझे डेडलाइन है 10 दिन का। अब होता ये इस केस के अंदर वो जो फ्रीलांसर है वो आराम से काम कर रहा है या उसके पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, और वो अगर वर्क एथिक्स के साथ में काम नहीं कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट को जब डिले करने लगता है तब आपके ऊपर भी टेंशन आती है, लोड आता है, सामने से क्लाइंट भी आपको दुखी कर रहा है। और इन द एंड अगर ज़्यादा ही बात ख़राब हो जाती है, आप क्लाइंट को मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हो और फ्रीलांसर के साथ में आपकी लड़ाई हो रही है, तो वो बीच में छोड़ देगा। वो आपके पास 5 दिन रहे, 5 दिन के अंदर प्रोजेक्ट बीच में कंप्लीट होगा नहीं, जल्दी से कोई हाथ लगाएगा नहीं उस प्रोजेक्ट को। अगर हाथ भी लगाएगा तो आपका सारा मार्जिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो इस टाइप के फ्रीलांसर्स के साथ में डील करने से बचें, और क्लाइंट भी ऐसा हो जो आपका सिरदर्द ना बने, कोऑपरेट करे, पेशेंस वाला हो। थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों के अंदर, तो आप एक एक्स्ट्रा जो टाइम लिमिट है वो लेके चलें। जैसे क्लाइंट को आपने 15 दिन बोला है तो फ्रीलांसर को 7 से 10 दिन का ही डेडलाइन दीजिए, उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रीलांसर भी 15 दिन बोल रहा है, क्लाइंट को भी आपने 15 दिन बोल दिया, उस केस के अंदर काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। और देखो पेमेंट का भी इशू रहता है। कई बार क्या रहता है, क्लाइंट बोलता है कि भाई मैं आपको बाद के अंदर सारा पेमेंट कर दूंगा, अभी मेरे साथ इशू चल रहा है, या जो भी वो बहाने मार रहे हैं। तो आपको ऐसे क्लाइंट के साथ डील नहीं करना है सबसे पहले तो। दूसरा, आपको या तो 100% पेमेंट लेना है या 50% लेना है। कई बार होता ये भी है कि आपने 50% पेमेंट लिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, आपने 50% पेमेंट लेके आपने पूरे महीने का काम कर दिया। जब उसका पेमेंट देने का टाइम आया, क्लाइंट बोलता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके काम के साथ में, या मुझे अच्छा नहीं लगा जो भी है, या क्लाइंट भी थोड़ा आइडियल होता है तो वो बोलता है कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा आगे का। तो वो 50% जब वो पेमेंट है आपका, वो उसमें अटक जाता है। अब इस केस के अंदर हो सकता है या तो आपका पूरा का पूरा मार्जिन गया इसके अंदर। जैसे मान लीजिए $500 का क्लाइंट था, 200 से $250 में आपने सोशल मीडिया मैनेजर फ्रीलांसर था वो आपने हायर करा, वो आपने उसको ऑलरेडी दे दिया पेमेंट, या फिर आपने उसके लिए बचा के रखा भाई मुझे उसको पेमेंट करना है। अब जो 200 से $250 आपका प्रॉफिट था वो तो उसमें लटक गया बीच में, है ना। तो उस केस के अंदर अपने को ऐसे क्लाइंट को थोड़ा सा अलग रखना है कि भाई आपको पेमेंट का इश्यू ना है, इसलिए पेमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एग्रीमेंट के अंदर जो भी आप बना रहे हो वो अच्छे से होने चाहिए, और क्लाइंट भी उस टाइप का हो कि आपका पेमेंट नहीं अटके। एक और चैलेंज है जो मुझे लगता है वो ये है कि व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन वन फ्रीलांसर, लाइक सपोज यू आर प्रोवाइडिंग स्क्रिप्ट राइटिंग सर्विसेज एंड यू ओनली हैव वन फ्रीलांसर विथ यू, तो ऐसे सिचुएशन में उनका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक ही विल मे बी इग्नोर यू एंड प्रोक्रेस्टिनेट योर गिग। तो
you must have multiple freelancers with you of the same expertise. अब इससे एक ये भी benefit है कि when you have more work, you can distribute that among them, or when you have less work, you can ask them to work on that project together. It will increase your efficiency and delivery time. By the way, Himanshu, I love your office. Can you show all of us your office, please? Give us a short office tour. आप देख सकते हैं जैसे ये एक सिंपल सा पीछे बैकग्राउंड है जो वुडन टेक्सचर के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर अगर अपने बात करें तो ये साइड में कुछ बुक्स हो गई और कुछ सजाने के आइटम है। ये नीचे कैमरा, एक दूरबीन पड़ा है। इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये कैमरा, ऊपर कुछ बुक्स और ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा अगर अपने देखें तो ये एक सिंपल सा ऑफिस है। Amazing. Now to make the whole process smooth and give you freedom, you need some tools that can help you manage this whole business easily. Here are some tools and platforms that can assist your drop servicing business. Project management tools like Trello, Asana or Monday.com help you stay organized by managing tasks, deadlines and project progress. Communication tools like Slack, Microsoft Teams or Google Meet enable seamless communication with clients and team members. Design and editing tools like Canva, Adobe Photoshop or Illustrator assist in creating stunning visuals, logos or marketing materials. For video editing tools like Adobe Premiere Pro or DaVinci Resolve help you produce professional quality videos for your clients' project or promotional content. Freelance marketplaces such as Fiverr, Upwork or Freelancer.com exposes you to skilled freelancers who can provide various services. These platforms offer vast talent pool to fulfill clients' needs. Payment gateway like PayPal, Razorpay or Stripe facilitates secure and convenient financial transaction with clients. Remember, the selection of tools and platforms depends on the specific needs and preferences of your business. It's important to choose the ones that align with your goals and enhance your efficiency. Notion is also one of the greatest tools that you can check. You can collaborate with your team members, manage all your tasks, and you can also track the progress of every gig at a single place. Now the one skill that I said is important to run this business is sales skills. You must know how to sell your services. If you provide the best service in the world but don't know to close a client, there is no point of being the best. So you must learn the way of closing a client to be successful in this business. बाकी सारे skills के लिए you can hire freelancers, but you must close clients to make money. That's all for today's video. Hopefully you liked the video. If you learned anything today, hit the like button and subscribe to the channel for more such amazing videos. See you in the next video. Till then, watch this video in your eye.